मैं 3 साल का था, तभी किसी ने मुझे दूसरे बच्चे से बदल दिया। अच्छी बात ये थी कि जिस परिवार में मैं पहुंचा वो बेहद अमीर था और मुझे बचपन से ही पता था कि मैं इस घर का असली बेटा नहीं हूँ। मुझे ये भी मालूम था कि एक दिन मम्मी पापा को मेरी असली पहचान का पता चल ही जाएगा, इसलिए इस अस्थायी सुपर पावर का फायदा उठाकर मैंने पहले से ही उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार कर रखा था। जिस दिन वो अपने असली बेटे की वजह से मुझे घर से निकालेंगे, उसी दिन मैं बिना किसी रहम के उनसे उनकी सारी दौलत और सब कुछ वापस ले लूंगा। अपने 20वें जन्मदिन पर मुझे पता चला कि जियांग परिवार चुके अपने असली बेटे को ढूंढ रहा है। मैंने बिना एक पल गंवाए उसी रात अपनी मंगेतर को अपना बना लिया, क्योंकि उसे अभी तक मेरी असली पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अगले ही दिन मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई। जियांग शान, ये चेक लो और अपनी जगह छोड़ दो, अशियाओं को शर्मिंदा मत करो। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के चेक पर साइन किया, उसे उठाया और तुरंत वहां से निकल गया। आखिर वहां रुकर करता भी क्या, जो भी रुका उसे अपनी मंगेतर के पास घूमने वाले मेल असिस्टेंट, गरीब स्टूडेंट और उसके फर्स्ट लव वाले ड्रामे का सामना करना पड़ता। ऐसी मुसीबत हो असली बेटे को ही मुबारक हो। मैं एक फीमेल ऑडियंस के लिए लिखे गए नॉवेल का मेल सपोर्टिंग कैरेक्टर था। कहानी के मुताबिक उस रात की पार्टी के बाद मेरी मंगेतर उसी गरीब स्टूडेंट लिन फान को अपनी कार में बैठा कर ले जाती, जो पार्टी में पार्ट टाइम वेटर का काम कर रहा था। उसी समय मेरी नकली बेटे वाली पहचान भी सबके सामने आ जाती। मैं सबके सामने बेइज्जत हो जाता और फिर पूरी जिंदगी हीरोइन के लिए रास्ता बनाने और मेल लीड के हाथों बार बार कुचले जाने वाला एक टूल कैरेक्टर बनकर रह जाता। जब मुझे पहले से ही पता है कि मैं सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हूं, तो फिर मैं ये सब क्यों झेलूं? पेट भरकर खाना खाओ और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो, यही सबसे सही फैसला है। तभी मेरी मंगेतर सू शिंगश्यू ने मुझे खोया हुआ देकर मेरे पास आकर बैठते हुए पूछा, शेन क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? उसने एक कस्टम मेड इवनिंग गाउन पहन रखा था, जो उसकी खूबसूरत बॉडी फिगर को और भी उभार रहा था। उसकी गोरी और नाजुक स्किन रोशनी में जेड की तरह चमक रही थी। पार्टी में थोड़ी शराब पीने की वजह से उसके हल्के गोल गालों पर गुलाबी रंग छा गया था। उसकी खूबसूरती इतनी जबरदस्त थी कि मैं कुछ पल के लिए उसे बस देखता ही रह गया। फिर मैंने खुद को संभालते हुए हल्का सा खंखारा और कहा, कुछ नहीं, शायद थोड़ा थक गया हूँ। शिंगश्यू, तुम पहले जाकर नहा लो। सू शिंगश्यू ने मुझे घूर कर देखा और बोली, क्या बात है, अब तुम्हें मेरे शरीर से शराब की महक भी बुरी लगने लगी? मैंने तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काफी रात हो चुकी है, इसलिए सोचा जल्दी आराम कर लेते हैं। मेरी बात सुनकर वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। जैसे ही उसकी खूबसूरत परछाई दरवाजे के पीछे गायब हुई, मैंने फौरन सेंटर टेबल पर रखा उसका फोन उठा लिया और तेजी से कमरे के बाहर बनी खुली बालकनी में आ गया। कहानी के मुताबिक पार्टी में आज ही मिले उस गरीब स्टूडेंट लिन फान का कुछ ही देर में सू शिंगश्यू के पास फोन आने वाला था और वो उसके पैर में मोच आने की बात सुनकर आधी रात को उसे देखने चली जाती। लेकिन मैं तो वैसे भी यहाँ से जाने वाला था, तो जाते जाते ये धोखे का ताज अपने सिर पर क्यों लेकर जाता? रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैं अभी बालकनी में खड़ा ही हुआ था कि अचानक फोन की स्क्रीन जल उठी। स्क्रीन पर लिन फैन लिटिल ब्रदर नाम चमक रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे उम्मीद थी। मैंने गहरी सांस ली, कॉल रिसीव की और फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से एक लड़के की जानबूझकर धीमी और कमजोर आवाज आई, शिंगश्यू दीदी, मैं वापस हॉस्टल आते समय गलती से गिर गया, मेरे पैर में मोच आ गई है और बहुत दर्द हो रहा है। हॉस्टल में भी मैं बिल्कुल अकेला हूँ, क्या आप आज रात आकर मेरी देखभाल कर सकती हैं? उसकी बात सुनते ही मैं ठंडी हंसी हंसा और बोला, तू होता कौन है जो उसे शिंगश्यू दीदी बुला रहा है? वो तुरंत गुस्से में बोला, तुम कौन हो? फोन शिंगश्यू दीदी को दो। मैंने आराम से जवाब दिया, मैं सू शिंगश्यू का मंगेतर जियांग शान हूँ। तुम पूरे के पूरे जवान आदमी, पैर में मोच आई है तो हॉस्पिटल जाओ। आधी रात को मेरी मंगेतर को फोन करके मदद मांग रहे हो? लगता है पैर नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।